तीन फिल्म निर्माता ब्लेयर विच मिथ के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बर्किट्सविले, मैरीलैंड की यात्रा करते हैं। हीदर डोनह्यू निर्देशक के रूप में काम करती हैं, जोशुआ लियोनार्ड उनके मुख्य कैमरामैन हैं और माइकल सी विलियम्स साउंड क्रू है। उनके गायब होने के बावजूद उनकी रिकॉर्डिंग एक साल बाद एक सुनसान 100 साल पुराने आवास के नीचे रहस्यमय तरीके से दफन एक बैग के अंदर पाई जाती है। कहानी के अनुसार ब्लेयर विच को 1700 के दशक के अंत से एली केडवर्ड का भूत कहा जाता है। कथित तौर पर उस पर बच्चों के एक समूह द्वारा उनका खून निकालने के लिए उन्हें अपने घर में ले जाने का आरोप लगाया गया था। केडवर्ड को जादू टोना करने का दोषी पाया गया। कठोर सर्दियों के दौरान उसे गाँव से निकाल दिया गया और उसे मृत मान लिया गया। कुछ ही समय बाद केडवर्ड के सभी आरोप लगाने वाले साथ ही शहर के आधे बच्चे गायब हो गए। अभिशाप के डर से शहर के लोगों ने ब्लेयर को छोड़ दिया और एली केडवर्ड का नाम फिर कभी न लेने की कसम खाई। 1825 में 11 गवाहों ने एक पेल महिला के हाथ को 10 वर्षीय एलिन ट्रेकल को टैपी ईस्ट क्रीक में खींचते हुए देखा। उसका शव कभी नहीं मिला और घटना के 13 दिन बाद तक क्रीक लकड़ियों के तेल से सने बंडलों से भरा रहा। 1886 में 8 वर्षीय रॉबिन वीवर लापता हो गया, जिसके कारण खोज दल भेजे गए। वीवर वापस आ गया, लेकिन एक खोज दल नहीं लौटा। उनके शव हफ्तों बाद कॉफिन रॉक में एक साथ बंधे और पेट फाड़े हुए पाए गए। 1941 में बर्किट्सविले क्षेत्र से 7 बच्चों का अपहरण कर दिया गया, जिसमें एमिली हॉलैंड्स भी शामिल थी। रस्टिन पार नामक एक साधु ने अपने तहखाने में लापता बच्चों के शवों के साथ पाए जाने के बाद हत्याओं को कबूल कर लिया। उसने दावा किया कि उसने पास के जंगल में एक बूढ़ी औरत के भूत के लिए ऐसा किया था और बाद में उसे उसके अपराधों के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। फिल्म निर्माताओं की तिकड़ी बर्किट्सविले के ग्रामीण निवासियों के साथ इंटरव्यू करती है, जो फिल्माए जाने के लिए उत्साहित और फिल्म के उद्देश्य के बारे में हैरान नजर आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान हीदर मैरी ब्राउन पेट्रिसिया डेको से बात करती है, जो एक बुजुर्ग और मानसिक रूप से अस्थिर स्थानीय निवासी है, जो दावा करती है कि उसे टैपी क्रीक के पास एक बालों वाले आधे इंसान आधे जानवर के रूप में ब्लेयर विच का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 2 मछुआरे हीदर को बताते हैं कि कॉफिन रॉक शहर से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव दूर है, जिससे तीनों ने अपनी फिल्म को ब्लेयर विच के रहने वाले जंगल पर केंद्रित कर दिया। अपने मोटल में शराब पीने की एक जंगली रात के बाद हीदर, जोश और माइक लॉगिंग ट्रेल के नक्शे के साथ जंगल में जाते हैं। जैसे जैसे वे विशाल जंगल में गहराई तक जाते हैं, वे उस नाले को रिकॉर्ड करते हैं जहां कॉफिन रॉक हत्याकांड हुआ था। अपने फुटेज से संतुष्ट होकर वे बारिश शुरू होने पर अपना तंबू लगाते हैं। माइक के पेट फूलने के बावजूद वे पूरी रात सकारात्मक रवैया बनाए रखते हैं। अगली सुबह जोशुआ जोर देकर कहता है कि उसने रात भर डरावनी आवाजें सुनी, जिसमें उसे लगता है कि भयावह हंसी भी थी। अपने नक्शे का उपयोग करते हुए टीम एक पुराने कब्रिस्तान की तलाश में जंगल में आगे बढ़ने का फैसला करती है। हालांकि जोश और माइक पिछले दिन रास्ता भटक जाने के बाद हीथर के नक्शा पढ़ने के स्किल्स को लेकर थोड़े चिंतित हैं। इसके बावजूद वे अच्छे मूड में चल पड़ते हैं, मजाक करते हैं और अपने वीकेंड का आनंद लेते हैं। उस शाम आग जलाई गई और खाना पकाया गया, जिससे तनाव कुछ कम हुआ। हीथर उन्हें रात में और फुटेज फिल्माने के लिए चट्टानों पर वापस ले गया और उनमें से एक ने गलती से चट्टानों के ढेर को गिरा दिया। बाद में तीनों ने जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनी और जांच करने का फैसला किया। उनके आसपास कुछ स्पष्ट रूप से हिल रहा था, लेकिन माइक ने उसे खोजने के लिए टेंट छोड़ने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पहले से कहीं ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और तीनों ने पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा की। जोश ने सुझाव दिया कि आवाजें स्थानीय रेडनेक्स के कारण थीं और माइक ने इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने इस संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की कि परेशान व्यक्ति जंगल में इतनी दूर आकर उन्हें डरा सकते। समूह ने कार में वापस जाने का फैसला किया। हीथर ने जोर देकर कहा कि उसे रास्ता पता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और वे कार में वापस जाने का रास्ता खोजने में विफल रहे, तनाव फिर से बढ़ने लगा। जैसे जैसे शाम होने लगी, हीथर ने सुझाव दिया कि वे रात के लिए शिविर लगाए। माइक अपनी दुर्दशा से लगातार तनावग्रस्त होता जा रहा था, जबकि हीथर ने कहा कि वे उस जगह से बहुत दूर नहीं थे जहां उन्होंने कार छोड़ी। उस रात वे एक बार फिर अंधेरे में अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजों से परेशान हो गए। वे जांच करने के लिए बाहर गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ों के गिरने और अन्य अजीबोगरीब आवाजें आ रही हो। जोश ने सुझाव दिया कि यह शायद हिरन था, लेकिन हीथर को इस बात पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि यह हमारे चारों तरफ है और यह आवाजें पैरों की आवाज जैसी थी। अगली सुबह उन्हें पत्थरों के 3 ढेर मिलते हैं, जो रात भर रहस्यमयी तरीके से उनके टेंट के चारों ओर दिखाई देते हैं। हीथर उन्हें फिल्माने का फैसला करती है, जो माइक और जोश को परेशान करता है, जो घर जाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि चीजें बदतर हो जाती हैं। नक्शा गायब हो गया है। पिछली रात हीथर की जेब में होने के बावजूद यह अब गायब है और दोनों पुरुषों का दावा है कि उन्होंने इसे नहीं देखा है। वे अब पूरी तरह से भ्रमित हैं और कार तक वापस जाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। जोश का सुझाव है कि हीथर ने जानबूझकर अपने फिल्म के लिए जंगल में रहने के लिए नक्शा खो दिया या छिपा दिया। हार मानने से इनकार करते हुए तीनों नाले का अनुसरण करते हैं
उम्मीद करते हैं कि यह उन्हें कहीं ले जाएगा। जोश का मानना है कि जब वे वापस लौटने में विफल होते हैं तो कोई उन्हें खोजना शुरू कर देगा। हीदर परेशान हो जाती है जब उसके जूते भीगने पर पुरुष उस पर हंसते हैं और घबराया हुआ माइक कबूल करता है कि उसने नक्शे को बेकार समझकर नाले में फेंक दिया। माइक और जोश के बीच लगभग हाथापाई हो जाती है और हीदर माइक पर चिल्लाती है। वह उससे भी ज्यादा उन्मादी हो जाती है। तीनों के बीच संबंध पूरी तरह से खराब हो गए हैं। कंपास किसके पास होना चाहिए इस पर बहस करने और दोष देने में समय बर्बाद हो रहा है। अंततः कुछ समय के लिए दक्षिण की ओर जाने के बाद माइक और जोश आगे जाने से साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि पास के एक समाशोधन में माइक को पेड़ों से लटकी हुई अजीबोगरीब छड़ी की आकृतियां मिलती हैं। उनमें से दर्जनों कुछ अजीब रूनिक प्रतीकों की तरह दिखती हैं, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से मानव आकृतियों को दर्शाती हैं। उस शाम वे आग जलाने का विकल्प नहीं चुनते हैं और अपने स्थान को उजागर न करने और ध्यान आकर्षित करने से बचने की उम्मीद में सभी लाइटें बंद करने का फैसला करते हैं। हालांकि वे एक बार फिर से भयानक आवाजों से जागते हैं, जिसमें एक बच्चे के रोने जैसी आवाज भी शामिल है। जब वे सुनते हैं तो उनका तंबू हिलना शुरू हो जाता है। तीनों जल्दी से अंधेरे में भाग जाते हैं और जाते जाते सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वे रात के बाकी समय डर के मारे एक साथ रहते हैं। भोर में वे अपने तंबू में लौटते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि जोश का सामान समाशोधन में बिखरा हुआ है और एक अजीब चिपचिपा पदार्थ में लिपटा हुआ है। गंदगी के बीच उन्हें टहनियों और लताओं से बनी एक और लकड़ी की छड़ी मिलती है। हीथर की अथक फिल्मांकन समूह पर हावी होने लगती है, जिसके कारण माइक उसका वीडियो कैमरा लेने की कोशिश में उस पर भड़क उठता है। तनाव के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं। जोश दबाव में टूटने के संकेत दिखाता है, मूडी और पीछे हटने वाला बन जाता है, अंततः अकेले भटक जाता है। माइक और हीथर अनिच्छा से समूह को एकजुट रखने के लिए एक साथ आते हैं। माइक जोर देकर कहता है कि अदृश्य खतरा वापस आएगा और उन्हें चलते रहना चाहिए, जबकि हीथर का तर्क है कि अमेरिका में किसी का बिना किसी निशान के गायब हो जाना असंभव है। बाद में वे एक नदी पर ठोकर खाते हैं और भयभीत होकर महसूस करते हैं कि यह वही नदी है जिसे उन्होंने एक दिन पहले पार किया था। यह दर्शाता है कि वे चक्कर लगा रहे थे। माइक हताशा में भाग जाता है, हीथर को आंसुओं में छोड़ देता है। खोए और हताश, उन्हें कोई सुराग नहीं है कि किस दिशा में जाना है। पूरे दिन दक्षिण की ओर जाने के बावजूद वे खुद को वहीं पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हीथर स्थिति को समझाने में असमर्थ है। जोश का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह हीथर पर कैमरा घुमाता है और उसकी महत्वाकांक्षा और जुनून का मजाक उड़ाता है, जिसने उन्हें खोए, ठंडे और भूखे होने की वर्तमान स्थिति में पहुंचा दिया। माइक स्थिति को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन जोश हीथर को तब तक उकसाता रहता है जब तक कि वह एक बार फिर टूट नहीं जाती। उस शाम हीथर ने एक दिल से कबूलनामा दर्ज किया, जिसमें उसने अपनी मां और माइक और जोश के माता पिता से अपने अनुभव की कमी के लिए खेद व्यक्त किया और उनके अभियान की दुखद घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी ली। वह स्वीकार करती है कि उसकी जिद और अहंकार उनकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बाद में आधी रात को उन्होंने एक बार फिर जोश की आवाज सुनी, इस बार करीब से मदद की भीख मांगते हुए। वे उसे खोजने के लिए तंबू से बाहर निकलते हैं। जोश की आवाज का अनुसरण करते हुए हीथर और माइक एक खाली जगह में एक परित्यक्त घर की खोज करते हैं। अंदर उन्हें छोटे हाथों के निशान के बगल में दीवार पर रहस्यमयी प्रतीक मिले। जोश की आवाज घर के अंदर से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे माइक उसे खोजने के लिए ऊपर की ओर भागता है। हालांकि माइक को जल्द ही पता चल जाता है कि आवाज वास्तव में तहखाने से आ रही है और वह सीढ़ियों से नीचे भागता है। अचानक माइक चुप हो जाता है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। घबराई हुई हीथर भी उसी तरह से चलती है और माइक को दीवार की ओर मुंह करके एक कोने में देखती है। फिर हीथर का कैमरा गिर जाता है और वह भी चुप हो जाती है। फिल्म अचानक समाप्त होने से पहले कुछ क्षणों तक चलती है।